दोस्तों, भारत की इकोनॉमी के बेहतरीन डॉक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में कल निधन हो जाता है। दोस्तों, ये पंजाब के एक हिस्सा हुआ करता था गहा। 26 सितंबर 1932 को यहाँ पर इनका जन्म होता है। वह वर्तमान समय में जो पंजाब का गहा गांव था वह पाकिस्तान में पहुंच जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी, ऐसी शख्सियत की कहानी या जीवन से जुड़े हुए वाक्य कि उसे आज पूरा देश याद कर रहा है। दोस्तों, 1990 का जो दशक था, 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और वह सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं। उसी सरकार में मनमोहन सिंह जी को बतौर वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, जब बतौर वित्त मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता है तो उस समय जो हमारा देश होता है वह आपातकाल से और एक तरीका से देश में भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, क्योंकि उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष भंडार होता है उसमें विदेशी मुद्रा बिल्कुल खत्म हो गई थी और देश की जो महंगाई थी वो आर्थिक चरम सीमा पर थी। दोस्तों, 1954 में मनमोहन सिंह जी मास्टर्स की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में डीलेक्ट की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये अपने आप में प्राप्त करते हैं। उसके बाद में इन्हें भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, इन्हें 1972 के दौरान वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है और 1976 में यह वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में पद संभालते हैं। उसके बाद दोस्तों 1982 में इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता है। दोस्तों, ये आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। 1991 में जो एलपीजी का दौर था उसमें ये वित्त मंत्री बनते हैं। वहीं यदि बात करें 1987 में इन्हें यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यही इन्हें 1989 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये सदस्य भी रहते हैं। उसके साथ साथ यदि 1991 की बात करें तो 1991 में ये असम से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद इन्हें जो भारत की सरकार होती है तत्कालीन, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं, उस सरकार में वित्त मंत्री बनाया जाता है। दोस्तों, जब ये वित्त मंत्री बनते हैं तो वहाँ एक देश के ऊपर आर्थिक संकट होता है और जो इंडियन इकोनॉमी होती है उसे बदलने का इन पर अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी भी होती है और एक जिम्मा भी होता है। दोस्तों, जिम्मेदारी इनके ऊपर ये थी कि देश की जो आर्थिक स्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, उसमें विदेशी मुद्रा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इन्होंने उस समय एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके नाम की चर्चाएं होने लगी। दोस्तों, ये ऐसा समय था कि मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म होने की डगार पर था और महंगाई जो थी वो चरम सीमा पर थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था। दोस्तों, जब देश दिवालिया होने की कगार पर था और जो भारतीय करेंसी थी रुपया, वह डॉलर की तुलना में 18% तक लुढ़क गई थी। दोस्तों, जो राजकोषीय घाटा था हमारा वो लगभग 8% था। उसके साथ साथ जो चालू खाता था वो लगभग 2.5%, जो 2.5% अपने आप में ये घाटे में था। ये 22 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और जैसे ही 24 जुलाई 1991 को अपना संसद भवन के अंदर पहला बजट पेश करते हैं, उस बजट में ये जो विदेशी निवेश की सीमा होती है उसे बढ़ाने का फैसला लेते हैं। उसी के साथ साथ जो निजी कंपनियां होती हैं उनका जो आयात और निर्यात करने का जो गारंटी होती है और स्वतंत्रता देने का काम करते हैं। दोस्तों, जो निजी कंपनियां होती हैं उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं कि आप देश और विदेश से आयात निर्यात कर सकते हैं। और दोस्तों,
जब ये स्वतंत्रता दे देते हैं, उसके साथ साथ आरबीआई बैंक, जो रिजर्व बैंक इंडिया, उसमें जितना भी सोना होता है उसे एक इंग्लैंड की बैंक होती है उस बैंक में गिरवी रख देते हैं, और गिरवी रखने के बाद लगभग 60 करोड़ डॉलर वहां से रुपया लेते हैं, 60 करोड़ डॉलर लेते हैं, और अपना जो भारत का भंडार होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भंडार, उसमें भंडार कर देते हैं। दोस्तों, हमारे देश के पास लगभग 60 करोड़ डॉलर का भंडार हो जाता है। यदि इनके जीवन से जुड़े हुए अन्य फैसलों की बात करें तो 2004 में इन्हें यूपीए सरकार के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। और दोस्तों, 2004 के बाद 6 और 7, 8 में लगभग जो अन्य देश थे वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उस समय भी भारत की जो जीडीपी थी वो 9% आगे थी और देश एक विकसित देश बनने की कगार पर था। मगर 2009 के बाद में जब यूपीए 2 का हिस्सा बनते हैं ये, और जब दूसरी बार सरकार में आते हैं तो इनका जो दल होता है या सरकार में मंत्रियों का अपने आप में बयानों और घोटालों के कारण ये जो सरकार होती है उसमें आर्थिक जो इकोनॉमी जीडीपी रेट होती है उसे बढ़ाने में ये भी असफल रहते हैं। दोस्तों, 2008 की यदि बात करें तो 2008 में ये बतौर प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा थे और प्रधानमंत्री थे। तभी इनका एक बचपन का मित्र था जो इनके साथ प्राथमिक विद्यालय में दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे, उसका नाम था मोहम्मद अली। दोस्तों, जो राजा मोहम्मद अली था उसे जानकारी मिलती है और मिलने के बाद वह बचपन के जो मित्र मनमोहन सिंह जी होते हैं उनसे मिलने के लिए भारत की यात्रा पर आता है। और जैसे ही इनके पास मिलने पहुंचता है तो सबसे पहले मनमोहन सिंह जी उन्हें गले लगाते हैं, और गले लगाने के बाद जो बचपन की उनकी एक्टिविटी जो नीतियां थी, एक्टिविटी थी, उन्हें आपस में शेयर करते हैं। और इनका जो मित्र होता है राजा मोहम्मद अली, इन्हें अपने गांव की जो तस्वीर होती है बचपन की वो लाकर भेंट करता है। दोस्तों, जो इनका जो गांव था, जैसे ही वो विभाजन के समय पाकिस्तान में पहुंच गया था उसके बाद यह अमृतसर में आकर रहने लगे। दोस्तों, अमृतसर में ये आकर रहने लगे। वहीं इनके यदि परिवार की बात की जाए तो परिवार में कुल 5 सदस्य थे। मनमोहन सिंह जी, उनकी पत्नी और उनकी 3 बच्चियां, जो 3 लड़कियां, पत्नी गुरशरण कौर, और दोस्तों इनकी जो बड़ी लड़की है उनका नाम है उपिंदर कौर। उपिंदर कौर अपने आप में एक इतिहासकार हैं, एक शिक्षाविद हैं। वहीं दूसरी बेटी जिनका नाम है दमन सिंह। दमन सिंह जो है वो अपने आप में एक लेखिका है और अपने पिता मनमोहन सिंह पर एक किताब भी लिख चुकी हैं। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब लिखी है स्ट्रिक्टली पर्सनल। स्ट्रिक्टली पर्सनल में उन्होंने अपने माता पिता के जीवन के बारे में, मनमोहन सिंह का जो गांव से लेकर इतने बड़े पद तक पहुंचना, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना, अपने आप में एक बहुत बड़ा नेतृत्व, एक सरकार का नेतृत्व करना, उनसे जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, जीवन से जुड़े हुए तथ्य उस किताब में उन्होंने लिखे हैं कि एक व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, इसके बारे में उन्होंने उस बुक्स में जानकारी दी है। वहीं तीसरी बेटी अमृत सिंह, जो मानवाधिकार मामलों में एक अच्छी वकील है। दोस्तों, यदि बात करें दूसरी बेटी के बारे में, दमन सिंह जो लेखिका है, वो एक आईपीएस अशोक पटनायक से उनकी शादी होती है, उनका एक पुत्र भी है। दोस्तों, यदि बात करें यूपीए 1, जब 2004 में ये प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो इन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिया था वो निर्णय था इनका 2005 में एक इन्होंने योजना चालू की थी कि जो ग्रामीण परिवार हैं उन्हें मनरेगा योजना, उससे लगभग 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी थी इनकी, और उसकी शुरुआत राजस्थान से एक हो जाती है। जो भारत का ही राज्य राजस्थान से लगभग 100 दिन का रोजगार देने का काम ये मनरेगा योजना के तहत करते हैं। उसी के साथ साथ लगभग जब यूपीए 2 की दोबारा इनकी सरकार बनती है तो उसमें किसानों का कर्जा माफ करने का भी काम करते हैं। उसके साथ साथ यदि बात करें तो जो जीडीपी की बात करें, इन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में
यदि बोला जाए तो देश ने एक बेहतर अर्थशास्त्री को अपने आप में खो दिया है। क्योंकि दोस्तों 90 का दशक जो भी व्यक्ति सुनता था और जो 90 के दशक के व्यक्ति हैं वो बताते हैं कि उस समय देश में महंगाई जो थी वो एक अपने आप में चरम सीमा पर थी। दोस्तों मनमोहन सिंह के जीवन की नीतियां और उनके विचार हमेशा सदाचारी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वह अपने आप में उनका चाहे सरकार में रहे हो या किसी भी जो पक्ष में या विपक्ष में रहे हों। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि वह हमेशा सदाचारी बेदाग ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ साथ वह उनका जो फर्ज था संसद राज्यसभा जो के सदस्य थे वो तो व्हील चेयर पर बैठकर संसद परिसर के अंदर आते थे कि यदि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यदि निर्वहन करना सीखे तो मनमोहन सिंह जी से सीखे। व्हील चेयर पर बैठकर भी संसद आने का कार्य करते हैं। वो अपने दायित्व के लिए इतने कर्मठ हैं कि उन्हें व्हील चेयर से भी आना पड़ता है तो संसद भवन में आते हैं। दोस्तों जय हिंद जय भारत।